सोच रही हूँ, पहले कोरोना आया, फिर ब्लैक फंगस और अब ये चक्रवाती तूफान। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये प्राकृतिक आपदाएं इतना क्यों मानव जाति पर कहर बरसा रही है? क्या आपने सोचा है कि इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए कहीं ना कहीं हम मनुष्य जिम्मेदार हैं? जी हाँ, सही सोचा है आपने। ये आज जो भी प्राकृतिक आपदाओं का हम सामना कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो भूकंप हो या सुनामी या फिर कोई ब्लैक फंगस, इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम मनुष्य जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम मनुष्य ने इस प्रकृति को अब अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की है। हम आज विज्ञान को प्रकृति से भी ऊंचा मानने लगे हैं और विकास के नाम पर हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। इसीलिए शायद हमारी हवा, पानी, मिट्टी सभी में जहर घुल गया है और हमें इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज इंटरनेट क्रांति के इस युग में आकाश और धरती को एक करने वाले इस मनुष्य ने प्रकृति को अपनी मुट्ठी में करने की भूल की है और यही भूल हम बहुत भारी पड़ रही है। दोस्तों, अभी भी समय है, अभी भी समय है। हमें विज्ञान, विकास और पर्यावरण के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। जब तक ये लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाएगी, तब तक मानव जाति के अस्तित्व को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्या इंटरनेट क्रांति के इस दौर में कभी हमने सोचा था कि एक छोटा सा वायरस आएगा और एक कोरोना जैसी महामारी आएगी और उस महामारी के कारण पृथ्वी के सब लोग, सब मनुष्य डर कर, दुबक कर अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को घरों में कैद कर लेंगे? हम में से शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, अभी भी समय है। इस प्रकृति के साथ हम जो छेड़खानी कर रहे हैं उसे रोकना होगा। कल तक हम जिन नदियों को माँ कहकर पुकारते थे, जिनकी हम पूजा अर्चना करते थे, आज उन नदियों को हमने प्रदूषित कर दिया है। जिस प्रकृति ने हमको गोद में पाला है, हर चीज निःशुल्क प्रदान की है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, आज उसी प्रकृति के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं। इसीलिए शायद प्रकृति कुपित होकर हम मनुष्यों को इतना अधिक परेशान कर रही है, हमें अपने कार्यों की सजा दे रही है। तो दोस्तों, अब भी समय है। प्रकृति के साथ की जाने वाली छेड़खानी को रोकना होगा, वरना पूरा मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज हमें हवा, पानी, मिट्टी सबकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कीमत जान चुके हैं हम। हर प्रकृति के द्वारा दी गई हर चीज की कीमत जान चुके हैं हम। आज ऑक्सीजन की कीमत जानने वाले लोग एक बात जरूर करें कि एक पेड़ अवश्य लगाएं ताकि निःशुल्क ऑक्सीजन मिलती रहे। प्रकृति को बचाएं और अपना कर्ज चुकाएं। दोस्तों, यह भी एक बहुत चेतावनी भरा समय है और ये समय हमें शिक्षा दे रहा है, ये समय हमें सीख दे रहा है कि प्रकृति को जो बचाएगा वही धरती पर रह पाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने ग्रीन मिशन की अध्यक्ष या हेड श्रीमती रचना तिवारी जी को आमंत्रित किया है और वो उनसे आज हमारी इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। उनसे ये प्रश्न मेरी तरफ से है कि आप ये बताइए कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम मनुष्य क्या कदम उठा सकते हैं, कैसे हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं? धन्यवाद कीर्ति जी।
कि आपने इस पर्यावरण दिवस पर मिशन ग्रीन परिवार से मुझे शामिल किया और हमारी जो मिशन ग्रीन परिवार को लेकर जो एक सोच है उसको रखने का अवसर दिया। जैसा कि सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये आपको बताना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि अध्यक्ष या लीडर, मिशन ग्रीन परिवार की सबसे बड़ी खूबी या विशेषता ये कह लें कि यहाँ पर हर व्यक्ति अध्यक्ष है और हर व्यक्ति लीडर है। जिस तरह से और लोग और सदस्य वृक्ष मित्र जो हमारे हैं नियमित रूप से काम कर रहे हैं, मैं भी एक नियमित रूप से ही एक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। चूंकि आपने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर मनुष्य क्या कदम उठा सकता है, देखिए असंभव कुछ भी नहीं। यदि हम देखें तो असंभव और संभव में सिर्फ आ का अंतर है। हमें ये तय करना है कि हमारी भूमिका इस प्राकृतिक संरक्षण को लेकर क्या बनेगी। हम अगर आज देखें, अगर हमने पुराणों के माध्यम से अगर इसको देखें या समझें तो ये ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति पर देव ऋण, शिक्षा ऋण, पितृ ऋण होता है, उसी प्रकार एक वृक्ष ऋण भी होता है। वृक्ष ऋण अगर आप देखें जीवन चक्र में हमें कई जगह पर वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। वो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पालने के रूप में हो, खिलौने के रूप में हो, किसी घर को बनाने के लिए चौखटों और दीवारों की तक की अगर खिड़कियों की भी जरूरत होती है तो एक वृक्ष की जरूरत होती है। अंत समय में जब हमें मृत्यु लोक पर हम पहुंचते हैं तो हमें जलाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं हम पर एक वृक्ष ऋण तो बनता ही है। जिस तरह से और ऋण हम पूजा पाठ के माध्यम से उसका निवारण करते हैं, उसी प्रकार एक वृक्ष लगाकर हम अपने जीवन चक्र में एक वृक्ष लगा लें तो इस वृक्ष ऋण से भी हम मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी चीज, अभी आपके माध्यम से अगर हम देखें इन दोनों चीजों का समावेश करें, अगर एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है तो आज 125 करोड़ की जनता है। यदि बताइए अगर एक एक व्यक्ति अपना कर्तव्य का निर्वहन करे तो प्रकृति संरक्षण कहाँ तक हम उसको चरम सीमा तक ले जाएंगे। आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि दो चीजों को अगर हम समावेश कर दें, एक वृक्ष ऋण और एक पर्यावरण प्रकृति संरक्षण, यदि इन दोनों चीजों का समावेश किया जाए तो हम एक पौधा लगाकर हमें वृक्ष ऋण से भी मुक्ति पा सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण पे भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी चीज, आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जब मैं किसी घर या परिवार के घर के सामने से निकलती हूँ, वहां पर गमलों में, छोटे छोटे पॉटों में जब किसी वृक्ष को या किसी सुंदर वृक्ष को लटके हुए देखती हूँ, गमलों में देखती हूँ तो बड़ा सुंदर लगता है, मनोरम लगता है। किंतु कहीं ना कहीं ये पर्यावरण संरक्षण नहीं हुआ, ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छी हरियाली या मनोरम दृश्य है जो सुखद अनुभव हमें देती है। किंतु हमें यदि प्राकृतिक संरक्षण के पर काम करना है तो इनको गमलों से निकाल कर जमीन पर लाना पड़ेगा। वो कब होगा? यदि आप अगर देखें तो जब हमारे यहाँ किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार को बड़ा गौरवान्वित तरीके से बताया जाता है कि जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमने एक पॉलिसी ली थी जिसे हम हर साल चलाते हैं और जब तक ये बड़ा होगा, जब तक हम इस पर काम करते रहेंगे, इसी बने हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा। यदि इसी तरह की एक पॉलिसी हम लोग निर्धारित कर लें, यदि बच्चे के प्रत्येक वर्ष जन्मदिन पर हम एक पौधा लगाएं, तो आप बताइए कि जिस तरह से पॉलिसी में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक संरक्षण जो हम पर्यावरण संरक्षण की एक पॉलिसी पे काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होगी। इस तरह से एक नियम, छोटे छोटे नियम अगर नैतिक जीवन में हम उतार लें तो संभवतः जो आज इस समय में हमने इस एक साल में देखा है ऑक्सीजन की कमी को लेके, ताउते जैसे आज जो तूफान आया था उसको लेकर, तो बहुत सारी चीजें हम खुद स्वयं से कर सकते हैं। संभवतः इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी एक भूमिका, अपनी एक फर्ज तय करना पड़ेगा। ये तय कब करेंगे? जैसे आज हम मिशन ग्रीन परिवार के माध्यम से पर्यावरण दिवस पर जो आपके यहाँ वेस्टेज मटेरियल होता है, जैसे डिब्बे हैं, तेल की केन है, उसमें हम 500 पौधे का हमारा लक्ष्य है कि वो 500 पौधे उन डिब्बों में लगाए जाएं और जरूरत जो भी जिन्हें भी हम इन वृक्षों की आवश्यकता है वो अपने घरों पर लगाएं, आसपास लगाएं, गार्डनों में लगाएं। नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं है कि नहीं लगा पा रहे, तो आप 1 साल तक उनको संरक्षित करिए, अपने पास पाल पोस के बड़ा करिए। आपके जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पर मिशन ग्रीन परिवार के साथ मिलकर एक निश्चित जगह पर उसको लगाएं। मिशन ग्रीन परिवार का लक्ष्य, जैसे शुरू में और भी जगह मैं बोलती रही हूँ कि सिर्फ वृक्ष लगाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, उसका पर्याप्त संरक्षण करना भी हमारा मेन लक्ष्य होता है। हमारा मिशन ग्रीन परिवार का जैसा एक हमेशा हम एक लाइन पर काम करते हैं कि एक टीम एक लक्ष्य,
चारों ओर हों वृक्ष। इसके लिए हम सतत 2 साल से खंडवा शहर में इसको लेकर काम कर रहे हैं। स्वावलंबी ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें 12 से 15 लोग नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिशन ग्रीन परिवार के साथ खुद भी इसके लिए आगे आएँ, बढ़ें और एक जीवन में एक लक्ष्य तय कर लें कि हमें साल में 1 वृक्ष लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं उसको लक्ष्य को हम पालेंगे। धन्यवाद। देखती हूँ, गमलों में देखती हूँ तो बड़ा सुंदर लगता है, मनोरम लगता है, किंतु कहीं ना कहीं ये पर्यावरण संरक्षण नहीं हुआ। ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छी हरियाली या मनोरम दृश्य है जो सुखद अनुभव हमें देती है, किंतु हमें यदि प्राकृतिक संरक्षण के पर काम करना है तो इनको गमलों से निकाल कर जमीन पर लाना पड़ेगा। वो कब होगा? यदि आप अगर देखें तो जब हमारे यहाँ किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार को बड़ा गौरवान्वित तरीके से बताया जाता है कि जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो हमने एक पॉलिसी ली थी जिसे हम हर साल चलाते हैं और जब तक ये बड़ा होगा, जब तक हम इस पर काम करते रहेंगे, इसी बने हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा। यदि इसी तरह की एक पॉलिसी हम लोग निर्धारित कर लें, यदि बच्चे के प्रत्येक वर्ष जन्मदिन पर हम एक पौधा लगाएं, तो आप बताइए कि जिस तरह से पॉलिसी में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक संरक्षण जो हम पर्यावरण संरक्षण की एक पॉलिसी पे काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होगी। इस तरह से एक नियम, छोटे छोटे नियम अगर नैतिक जीवन में हम उतार लें तो संभवतः जो आज इस समय में हमने इस 1 साल में देखा है ऑक्सीजन की कमी को लेके, ताउते जैसे आज जो तूफान आया था उसको लेकर, तो बहुत सारी चीजें हम खुद स्वयं से कर सकते हैं। संभवतः इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी एक भूमिका, अपनी एक फर्ज तय करना पड़ेगा। ये तय कब करेंगे? जैसे आज हम मिशन ग्रीन परिवार के माध्यम से पर्यावरण दिवस पर जो आपके यहाँ वेस्टेज मटेरियल होता है, जैसे डिब्बे हैं, तेल की केन है, उसमें हम 500 पौधे का हमारा लक्ष्य है कि वो 500 पौधे उन डिब्बों में लगाए जाएं और जरूरत जो भी जिन्हें भी हम इन वृक्षों की आवश्यकता है वो अपने घरों पर लगाएं, आसपास लगाएं, गार्डनों में लगाएं। नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं है कि नहीं लगा पा रहे, तो आप 1 साल तक उनको संरक्षित करिए, अपने पास पाल पोस के बड़ा करिए। आपके जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पर मिशन ग्रीन परिवार के साथ मिलकर एक निश्चित जगह पर उसको लगाएं। मिशन ग्रीन परिवार का लक्ष्य, जैसे शुरू में और भी जगह मैं बोलती रही हूँ कि सिर्फ वृक्ष लगाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, उसका पर्याप्त संरक्षण करना भी हमारा मेन लक्ष्य होता है। हमारा मिशन ग्रीन परिवार का जैसा एक हमेशा हम एक लाइन पर काम करते हैं कि एक टीम एक लक्ष्य, चारों ओर हों वृक्ष। इसके लिए हम सतत 2 साल से खंडवा शहर में इसको लेकर काम कर रहे हैं। स्वावलंबी ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें 12 से 15 लोग नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिशन ग्रीन परिवार के साथ खुद भी इसके लिए आगे आएँ, बढ़ें और एक जीवन में एक लक्ष्य तय कर लें कि हमें साल में 1 वृक्ष लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं उसको लक्ष्य को हम पालेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, श्रीमती रचना तिवारी जी ने हमें जो सुझाव बताए हैं, हम उन सुझावों को हमें अमल में लाना होगा, तभी हम पर्यावरण को बचाएंगे, तभी हम इस धरती पर रह पाएंगे और तभी यह पर्यावरण दिवस सार्थक होगा।